हेलो बच्चों, आज हम लोग एकांकी संचय की एकांकी सूखी डाली जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, इस एकांकी के सेकंड पार्ट में हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आप लोगों को एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय, एकांकी की कथा वस्तु का सारांश और एकांकी में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, इन सब के विषय में बता दिया था। और आज मैं आप लोगों को एकांकी के शीर्षक की सार्थकता, एकांकी का उद्देश्य और एकांकी का स्वरूप, इन प्रश्नों के उत्तर आप किस ढंग से लिख सकते हैं इसके संबंध में बताऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी जिससे कि एकांकी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें ताकि उन्हें एकांकी की कथा वस्तु समझ में आ जाए और फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उनके एग्जाम में आते हैं उसका उत्तर लिखने में उन्हें आसानी हो। ठीक है, सूखी डाली एकांकी में लेखक ने संयुक्त परिवार प्रणाली को ही चित्रित करने का प्रयास किया है, यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कि हमारे भारतीय परिवेश में प्राचीन समय से बना हुआ है। आज का जो समय है यानी मॉडर्न एज है, यद्यपि बहुत विभिन्न कारणों से कई मजबूरियां होती हैं लोगों की या किसी भी कारण से आपको इंडिविजुअल फैमिली देखने को मिलती है, संयुक्त परिवार जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। क्योंकि इस संयुक्त परिवार में रहने से, क्योंकि कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं तो उसमें यद्यपि थोड़ी थोड़ी परेशानियां, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर एक बॉन्डिंग है, लोगों में प्रेम है, सद्भाव है, एक समझदारी है, तो निश्चित रूप से इन बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन सब से जो है उसका निवारण किया जा सकता है, उससे सुलझाया जा सकता है। तो इन सब में जो है एक जो बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं यानी जो घर के बड़े होते हैं, तो वो अनुभवशील होते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो ऐसे बुज़ुर्ग का होना भी परिवार में आवश्यक होता है और वो जो है वो पूरे परिवार को एकजुट बनाए रखते हैं। तो इसी बात को लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है और समाज के में सभी लोगों को संयुक्त परिवार की जो महत्ता है उसे समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस पूरी एकांकी का जो सार है वो यही है। और हम लोग चूँकि आज सारांश तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती थी कि थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाए आपका। ठीक है, तो आज तो हम लोगों को जानना है शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य और स्वरूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एकांकी के शीर्षक की सार्थकता। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, अगर है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सूखी डाली एकांकी का शीर्षक सर्वथा सार्थक है, उचित है, सटीक है, क्योंकि इसमें जो है लेखक ने संयुक्त परिवार प्रणाली का चित्रण किया है, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, पूरे कुटुंब को एक महान वटवृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। और जिस प्रकार से एक वटवृक्ष जो है, बरगद का पेड़ जो है, वो अपनी शाखाओं को, डालियों को एकजुट रखता है, एक पूरी तरह से छायादार बनाए रखता है, उसका संरक्षण करता है, तो उसी प्रकार से इस एकांकी में दादा मूलराज जो हैं, यानी घर के जो बुजुर्ग हैं दादा मूलराज, वो अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना चाहते हैं, एक सूत्र में बांधे रखते हैं और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने से पृथक होने देना नहीं चाहते, अलग होने देना नहीं चाहते हैं। घर में जब थोड़ा सा अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है तब भी वो अपनी समझदारी, अपनी परिपक्वता से अपने परिवार को टूटने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एकांकी में एक तरफ तो लेखक ने दादाजी की तुलना जो है वटवृक्ष के से की है और कहीं कहीं क्या होता है कि दादाजी जो हैं वो अपने परिवार को, अपने कुटुंब को वटवृक्ष के समान बताते हैं, उसकी भांति बताते हैं। ठीक है, और अंत में जब बेला जो कि जिसकी वजह से ये पूरी जो समस्या उत्पन्न होती है, वो बेला भी जब अपनी व्यथा व्यक्त करती है, अपना दुख व्यक्त करती है, तो वो बरगद की पेड़ की डालियों के माध्यम से ही व्यक्त करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि पूरी एकांकी में जो वटवृक्ष है, यानी उस वृक्ष की जो सूखी डालियों का जो महत्व है, उसका जो विचार प्रस्तुत किया लेखक ने, वही महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये शीर्षक जो है वो सार्थक है, उपयुक्त है।
ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट इसका यही है कि किस किस रूप में किस किस जगह पे उस वटवृक्ष का उल्लेख किया गया है, और उस वटवृक्ष के माध्यम से, यानी क्योंकि वटवृक्ष पेड़ जो है उसकी ही डालियों के माध्यम से ही लेखक ने पूरा जो ताना बाना बुना है संयुक्त परिवार का, वो इसी रूप में किया है। ठीक है, तो इस तरह से ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो शीर्षक की सार्थकता आप इस ढंग से लिख लीजिए। फिर एक नेक्स्ट आपका जो टॉपिक बनता है वो है उद्देश्य, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो एकांकी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये तो सीधे सीधे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि सामान्य छोटे अर्थों छोटे 2 क्वेश्चन को मिला करके भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह से भी लिखना चाहें, अगर नंबर देख लीजिए, अगर 2 नंबर का है तो आप थोड़ा कम लिखिए, 3 नंबर का है तो आप पूरा का पूरा थोड़ा सा लॉन्ग 4-5 6-7 पॉइंट तक लगभग बढ़ा कर लिखिए। तो मैं आपको पूरा एक कंप्लीट चीज़ें बता देती हूँ, ताकि आपको किस ढंग से लिखना चाहिए ये समझ में आ जाए। बाकी आप नंबर के हिसाब से और अपनी जो सोचने की क्षमता है, अपनी जो लिखने की क्षमता है, अपने विचार से उसे लिखने का प्रयास कीजिए, उसका उत्तर। ठीक है, तो एकांकी का उद्देश्य आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सूखी डाली पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई एकांकी है। इस एकांकी में बरगद के पेड़ को उसको प्रतीकात्मक ढंग से लेखक ने प्रस्तुत किया है, और बरगद का पेड़ जो है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, जिस प्रकार से छायादार रहता है, हर मौसम में सुख प्रदान करने वाला होता है, उसी प्रकार से इस घर के संयुक्त परिवार के जो सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, दादा मूलराज जी, वो अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना चाहते हैं, अपने पूरे परिवार को एकजुट रखना चाहते हैं, उसके एक भी सदस्य को अपने से वो पृथक रख करना नहीं चाहते हैं। इस संयुक्त परिवार में जब नई बहू बेला का आगमन होता है तो उससे परिवार में कुछ अंतर्कलह, अंतःबाह्य जो संघर्ष हैं, उसका तूफान मच जाता है, एक हलचल सी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ऐसे क्षणों में, इस आंतरिक जो संघर्ष है, ऐसे क्षणों में दादा मूलराज जी जो हैं वो अपनी परिपक्वता, अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमत्ता, अनुभवशीलता से वो इन सब चीज़ों से उस पूरे परिवार को एकजुट रहने का संदेश देते हैं और अपने परिवार को टूटने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरी एकांकी में लेखक का जो उद्देश्य है, यानी एकांकीकार का जो उद्देश्य है, वो संयुक्त परिवार में होने वाली जो विभिन्न समस्याएं हैं, मतभेद है, गलतफहमी, मनमुटाव, एक दूसरे पर आक्षेप, इन सब का तो चित्रण वो करते ही हैं। साथ ही वो ये भी बताना चाहते हैं कि आपसी सद्भाव, प्रेम और एक दूसरे के साथ जो सद्भाव की स्थिति है, यानी सामंजस्यता जो है, समझदारी है, तो उस तरह से भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, उसे सुलझाया जा सकता है। जिस प्रकार से एकांकी में जो आधुनिक विचारों वाली बहू है बेला, वो दादाजी के समझदारी के कारण ही जो है वो इस पूरे परिवार में सामंजस्यपूर्वक रहने लगती है। ठीक है, तो इस पूरी एकांकी में जो है ना बच्चों, गांधीवादी दर्शन यानी महात्मा गांधी जी के दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है कि कठोरता पर कोमलता से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो लेखक का जो उद्देश्य है वो यही है। ठीक है, तो आप इस तरह से उद्देश्य लिखने का प्रयास कीजिए। उद्देश्य का जो भी प्रश्न आपको आता है तो इस ढंग से लिखने की कोशिश कीजिए। और मैंने कुछ आपको एक आइडिया तो दे ही दिया, तो इस तरीके से अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक और प्रश्न आता है बच्चों आप लोगों के एग्जाम में, जनरली मतलब पूछ लिए जाते हैं कि यह एकांकी जो है वो किस प्रकार की एकांकी है या कैसी एकांकी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका स्वरूप क्या है, यानी क्या इसमें कहना चाहते थे लेखक और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, यानी उसकी भाषा शैली, उसमें जो चित्रांकन किया गया है, उन सब के बारे में आपको बताना चाहिए। ठीक है, यानी जो कथा वस्तु है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए और थोड़ा भाषा शैली, पात्रों का संवाद जो है उसके बारे में भी बताइए। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर किस ढंग से लिख सकते हैं, तो उसे भी आप थोड़ा सा जान लीजिए बच्चों।
अगर एकांकी का स्वरूप आता है तो सूखी डाली एकांकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई सामाजिक एकांकी है और इस एकांकी में वटवृक्ष को प्रतीकात्मक ढंग से लेखक ने प्रस्तुत किया है। लेखक का जो प्रारंभ में जब उपक्रम देते हैं, लेखक या एकांकीकार कह सकते हैं, तो जब प्रारंभ में एक उपक्रम देते हैं यानी इंट्रोडक्शन जो दिया है उन्होंने, तो वो बहुत ही रोचकता उत्पन्न करता है, एक उत्सुकता लाता है पाठकों में और जिसके माध्यम से एक उत्सुकता बनती है कि एकांकी में क्या हुआ है या एकांकी की कहानी किस प्रकार सी है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार, दादाजी के संयुक्त परिवार में नई बहू बेला का आगमन होता है और उसके आधुनिक विचारों के कारण ही परिवार में मनमुटाव और अंतर्कलह का जन्म होता है। लेकिन वटवृक्ष के समान दादा मूलराज की जो हैं वो अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना चाहते हैं, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने से पृथक होने देना नहीं चाहते हैं। उनका यही एक कह सकते हैं कि उनकी एक यही मंशा है, एक यही उनकी समझदारी है। तो बहुत ही समझदारी के साथ जो है वो इस पूरे परिवार में जो उत्पन्न हुआ जो अंतर्कलह है, ठीक है, उससे वो दूर करते हैं, आपसी जो मनमुटाव है उसको दूर करते हैं और अपने परिवार की रक्षा करते हुए पूरे परिवार को टूटने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सार दे दिया आपने और फिर आप थोड़ा सा बता दीजिए कि एकांकी की जो संपूर्ण कथा है वो 3 दृश्यों में है और एक ही घर में कुछ दिनों के अंतराल पर इसका चित्रण किया है लेखक ने। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको सारांश बताते समय बताया था बच्चों, तो उन्हीं सब चीज़ों को आपको लिखना है इसमें। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख दीजिए कि 3 दृश्यों में किया है। एकांकी के पात्रों की जो स्वभाव है उन पात्रों के अनुसार ही लेखक ने कहीं हल्के संवाद, कहीं गंभीर संवाद का प्रयोग किया है। उस जो भाषा शैली है वो कहीं गंभीर है, कहीं हल्की है और चूँकि विभिन्न भाव मतलब कई लोग हैं इसमें, तो सभी के जो स्वभाव हैं, विचार हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो उन सबके विचार और स्वभाव अलग होते हुए भी सबको जो है एकता के सूत्र में बांधे रखना, इस चीज़ को जो चित्रण किया है, इस विचार को चित्रण करने का जो लेखक ने प्रयास किया है वो बहुत ही समझदारी के साथ किया है, बहुत ही सूझबूझ के साथ किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देख पाते हैं और पूरी एकांकी में लेखक ने संयुक्त परिवार प्रणाली की जो समस्याएं हैं उसको उजागर किया है और साथ ही संयुक्त परिवार प्रणाली की जो महत्ता है, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको स्थापित करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट्स जो हैं अच्छे अच्छे आप लिखिए उसमें, तो आप निश्चित रूप से उस पूरा जो उत्तर आपका बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा बच्चों। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको सारांश बताते समय ही बता चुकी हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उन्हीं सब चीज़ों को मैंने पूरे आंसर में लिखने की कोशिश की है और मेरी जो भाषा है वो कोशिश यही रहती है बच्चों कि उसके जो शब्द हैं वो थोड़े से साहित्यिक के होने के साथ ही साथ थोड़े इजी भी रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप उसका उत्तर ढंग से पढ़कर समझ जाइए और उसे लिखने की भी कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं बार बार आपको बच्चों कहती हूँ कि आप खुद से भी प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, तो इससे आपकी लेखन क्षमता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रश्न आपके हो गए, इनके उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे ये आपकी समझ में आ गया बच्चों। आपको मैंने जितनी भी चीज़ें समझाई वो आप सुनते समय ही नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन पे आ रहा होगा आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बैठ करके अच्छे से ध्यान से पढ़िए उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये तीनों ही क्वेश्चंस हो गए आपके आंसर्स। आपकी पुस्तक में सूखी डाली एकांकी के कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो आपको एग्जाम में आपके उस पर प्रश्न आ सकते हैं, तो उसे भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो उसे आप समझ लीजिए। तो पहले ही पृष्ठ पर है सूखी डाली, मेरी पुस्तक में 39 पेज नंबर है और यहाँ पर एक उपक्रम जब लेखक ने दिया है स्टार्टिंग में ही, मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर लेखक जो है वो ये बता रहे हैं कि आज का जो समय है, आधुनिक युग आ गया है, मॉडर्न एज आ गया है, तो यहाँ पर मनुष्य जो है वो धीरे धीरे समय के साथ, सभ्यता के विकास के साथ साथ बहुत ही विकसित हो चुका है। और आज के समय में व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के अंडर में रहना नहीं चाहता है। अगर वो किसी के अंडर में रहता है तो उसको वो तानाशाह समझता है, उसकी बातों को मानना, उसको सम्मान देना वो एक तानाशाह के रूप में मानता है। तो यही कारण है कि आज के समय में बहुत सारे जो फैमिली हैं वो इंडिविजुअल होती जा रही हैं, उसका कारण यही है। और यहाँ पर चूंकि संयुक्त परिवार की बात कही गई है तो यहाँ पर दादाजी को जो है एक तानाशाह के रूप में भी आज के जो आधुनिक विचारों के लोग हैं वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दादाजी जो हैं वो अपने पूरे परिवार को अपने कुटुंब को एक यूनिट की भांति बनाए हुए हैं, एकजुट किए हुए हैं और उस पर अपना पूरा प्रभुत्व जमाए हुए हैं। इस महान वटवृक्ष की भांति वो अटल खड़े हैं। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि जिस जगह पे उनका पूरा जो घर है उस घर में आंगन में एक वटवृक्ष है, ठीक है, यानी बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ बच्चों बहुत वर्षों तक जीवित रहता है और बहुत बड़ा होता है, उसकी शाखाएं, डालियां बहुत होती हैं, छायादार होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक जो हैं वटवृक्ष के रूप में दादाजी को चित्रित कर रहे हैं कि वो इस पूरे परिवार के एक मुखिया हैं, उनके संरक्षण में सारे लोग रहते हैं और अपने परिवार को एक सूत्र में बांधे हुए हैं और अटल खड़े हुए हैं। यानी इनकी आयु भी जो है वो 72 ईयर्स बताई है इसमें। तो एक महान वटवृक्ष की भांति ये खड़े हैं। जिस प्रकार से एक जो वटवृक्ष है वो लंबे समय तक जो है वो जीवित रहता है और अपनी छाया से पूरे आंगन को जिस तरह से आच्छादित किए हुए है, शीतलता प्रदान कर रहा है। उसकी जो शाखाएं हैं उसमें पता नहीं कितने पक्षियों के घोंसले हैं और उन पत्तों में छुपे हुए हैं और वर्षों से यानी काफ़ी लंबे समय से वो तूफान, आंधी, बहुत सारी समस्याओं को झेलता चला आ रहा है, लेकिन अपने जो घोंसले वहाँ पे पक्षियों के हैं अपने पेड़ पर, शाखाओं पे, उनको वो सुरक्षित रखता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ दादाजी जो है अपने पूरे परिवार को एकजुट बनाए हैं और सारी समस्याओं को वो कोशिश करते हैं कि स्वयं से उसका समाधान कर सकें और अपने पूरे परिवार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न होने दें। ठीक है। तो यहाँ पर लेखक जो है यही कहना चाहते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर है 42 नंबर पेज पे, यहाँ पर इंदु का ही कथन है कि मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर में काम कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर इंदु जब कहती है कि बेला के पास जाती है, वहाँ पे बेला जो है वो मिश्रानी को हटा देती है, उसका कामकाज उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इंदु उसे समझाती है कि जो नौकर होते हैं उनसे काम लेने का एक सलीका होना चाहिए, नौकर से काम लेने की तमीज़ होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर तमीज़ होनी चाहिए यानी एक ढंग होना चाहिए। जब हम किसी से काम कराते हैं या स्वयं करते हैं तो निश्चित रूप से हमें काम की समझ होनी चाहिए। ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब दूसरों से काम कराना होता है तो वो तीखी आवाज़ में और लड़ झगड़ के गुस्सा करके उससे बातचीत करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेम पूर्वक बातचीत के से लोगों से काम कराते हैं। तो एक ढंग होना चाहिए, एक सलीका होना चाहिए। आप अगर नौकर ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसे आप ढंग से समझा करके भी उससे सब बात कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं काम करने के लिए। तो यही बात यहाँ पर बेला से वो इंदु कह रही है। और फिर इंदु जो है वो फिर कहती है कि वह तमीज़, झट से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। यहाँ पर ये जो वाक्य है ये इंदु जो है वो घर पर बड़ी बहू को बता रही है, लेकिन ये कथन जो है वो बेला के कथन है। ठीक है बच्चों। तो बेला ने कहा वह तमीज़ तो सब आप लोगों को है, मैंने कहा तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती हूँ। यहाँ पर ये सारे कथन जो हैं वो बेला जो के ही हैं और बेला जो के कथन को ही इंदु बड़ी भाभी से बता रही है, बड़ी बहू से बता रही है। ठीक है कि सारी तमीज़ जो है आप लोगों को ही है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो नौकर देखे ही नहीं हैं। ठीक है। मुझे ढंग कहाँ से आएगा नौकरों से काम कराने के लिए, मेरे मायके में तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं यहाँ आकर के देख रही हूँ कि इतने सारे नौकर हैं, उनसे काम कराने का ये सलीका है। ठीक है। तो यहाँ पर वो फिर से बताती है इंदु कि काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख है। ठीक है। ये जो वाक्य है वो बेला ही कहती है और बेला के कथन को इंदु बता रही है कि काम लेने का जो ढंग है वो उसको ही आता है जिसके काम की परख हो। यानी जब हमें कोई काम ढंग से खुद आता रहेगा तभी तो हम दूसरों की कमी और अधिक निकाल सकते हैं कि वो गलती क्या कर रहा है। ठीक है। तो यही बात बेला इंदु को कहती है।
तो ये बातें जो है वो बेला की जो बातें हैं वो बड़ी बहू को इंदु बता रही है और बताती है कि झाड़ू देने मात्र से ही कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट, साज श्रृंगार भी ज़रूरी होती है। ठीक है, यानी कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि कभी भी कोई भी काम जो है वो जब आपको ढंग से आता है, उसका सलीका आता है, तभी आप दूसरों को सिखा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर बेला थोड़ा सा चिढ़ करके बोलती है कि मैंने तो कभी देखे ही नहीं थे नौकर, मुझे तो तमीज़ आती ही नहीं है। लेकिन अगर ये तमीज़ तो आप लोगों को ही आती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तमीज़ की बात या काम कराने का जो ढंग होता है, वो व्यक्ति जो है काम लेने का जो ढंग होता है वो उसी व्यक्ति को आता है जिसे काम की परख हो, यानी ठीक है, यानी उसको समझ हो कि काम कैसे किया जाता है वो। ठीक है, तभी तो वो दूसरों से करा सकता है। तो वो बताती है कि मेरे मायके में ऐसे नौकर जो है 2 घड़ी भी नहीं टिक सकते। ठीक है, तो ये कथन हो गए बच्चों। और फिर यहाँ पर दूसरा है पेज नंबर यहाँ पर है 49 मेरे पुस्तक में है। यहाँ पर जब करमचंद जो है वो दादाजी को बताते हैं कि बेला जो बहू है वो घमंड उसको है अपने मायके का, वो यहाँ के लोगों से घृणा करती है। तो यहाँ पर जो दादाजी हैं वो बोलते हैं कि बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। ठीक है, तो दादाजी का कहना यहाँ पे है कि बड़प्पनता, यानी बड़प्पनता जो होती है वो उम्र से नहीं होती है, लोगों के कर्तव्य से होती है, लोगों के गुणों से होती है, उनके व्यवहार से होती है। और बड़प्पन तो मन का होना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति जो है धन से बड़ा और छोटा नहीं होता। यदि वो बहुत धनी है तो इसका मतलब वो बड़ा नहीं हो गया, कोई धनी नहीं है तो वो छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि बड़प्पनता तो मन की होती है, उसके गुणों की होती है, उसके व्यवहार की होती है, और बाहर दिखावे की वस्तु नहीं है। ये तो केवल लोगों को अनुभव कराई जा सकती है। और बेटा, घृणा को घृणा से मिटाया जा सकता है। यदि बहू यहाँ के लोगों से घृणा करती है, नफरत करती है, तो उसे अगर घृणा मिलती रहेगी, लोग उससे परेशान करते रहेंगे, उससे शिकायत करते रहेंगे, तो वो घृणा फिर एक के बाद जो है उसमें सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी। लेकिन यदि घृणा के बदले में किसी को स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि घृणा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और फिर वो व्यक्ति जब अगर समझदार है तो उसे समझ जाएगा और फिर वो भी सामान्य पूर्वक रहने लगेगा, तो उसकी जो घृणा की जो भावना है वो धुंधली हो जाएगी। और यहाँ पे वो कहते हैं कि महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। तो दादाजी कहते हैं कि महान व्यक्ति जो है वो अपने कर्तव्य से महान होता है, अपने गुणों से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से महान होता है। तो उसे मनवा नहीं सकते, आप किसी से कह करके जबरदस्ती दबाव में उसे अपनी महानता नहीं मनवा सकते। उसके लिए आवश्यक है उसे अनुभव कराना, अपने व्यवहार से, अपना जो बिहेवियर है, अपनी जो सॉफ्टनेस है, अपनी जो बातचीत है, उससे उसको अनुभव कराई जाती है। तो निश्चित रूप से सामने वाला आपकी महानता को स्वीकार करेगा। और यहाँ पर एक उदाहरण देकर के दादाजी कहते हैं कि ठूठा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों में नहीं बता सकता। यानी कहने का मतलब ठूठा यहाँ पर यानी जिस वृक्ष पर पत्ते ना हो, ठीक है, वो छायादार ना हो। तो बहुत से ऐसे वृक्ष होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, यानी आकाश को लगता है कि छू रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी ऊंचाई, उनकी महानता नहीं है वो। क्योंकि एक वृक्ष का जो गुण होता है वो क्या होता है, वो खूब बहुत सारे जो फल हैं, पत्ते हैं, उनसे भरा रहे, फूल हैं, उनसे भरा रहे, छायादार रहे, लोगों को शीतलता प्रदान करे। जब आप थक हार करके ऐसे वृक्ष के नीचे ही आप बैठना चाहते हैं जहाँ पर छाया हो, ठीक है, तो ये गुण होता है पेड़ का। तो अगर पेड़ केवल लंबी सी उसकी डंडी है और बहुत ऊंचाई तक भी है तो वो महान नहीं कहलाएगा। महानता तो उस पेड़ की है जिसमें छाया हो, ठीक है, वो फल फूलों से भरा हो, ठीक है। तो इसी के उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर दादाजी ये समझाने का प्रयास करते हैं एक वृक्ष के माध्यम से कि व्यक्ति की महानता जो होती है उसके गुणों और उसके व्यवहार से होती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपका बच्चों यहाँ पर है, दादाजी यहाँ पर जब परेश जो है वो उनसे बाग वाले घर में मकान की बात करता है, तो दादाजी यहाँ पर मेरी पुस्तक में 52 नंबर पेज पे है, और दादाजी उससे कहते हैं कि इस समस्या का जो सामान्य सा समाधान है वो यही है कि तुम्हें
बाग वाला घर दे दिया जाए और तुम अपना अलग जा करके अपनी गृहस्थी बसा के रहो, लेकिन मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद दादाजी कहते हैं कि मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फलों फूलों से भरा हुआ, और मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती। तो यहाँ पर दादाजी कह रहे हैं कि मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये वटवृक्ष जिस प्रकार से है उसी प्रकार से ये पूरा परिवार मेरा है, और इस पे जो डालियाँ लगी हुई हैं, जो शाखाएं हैं, पत्ते हैं, वो पूरा मेरे परिवार की तरह है। और जब भी मैं ये थोड़ा सा भी ये सोचने की भी कल्पना भी करता हूँ कि ये इसकी कलियाँ टूट गई हैं और इस महान वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो टूट गई हैं, तो उस टूटे हुए जो पेड़ है, ठूट मतलब जिसके पत्ते और शाखाएं ना हो, हरा भरा ना हो, तो उसकी तरह अगर मैं थोड़ा सा भी कल्पना भी करता हूँ तो उससे मैं सिहर उठता हूँ। ठीक है, उससे मैं बेचैन हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मुझसे पृथक हो। ठीक है, तो मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया बच्चों। फिर है आपका 55 पेज नंबर पर। यहाँ पर दादाजी जब परिवार के सभी सदस्यों को बुलाते हैं समझाने के लिए कि बेला का आदर सम्मान किया जाए, वो उसका मन नहीं लगता, उसको सहयोग किया जाए, तो यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि बेटा 55 पेज नंबर पर, बेटा बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि बड़ा जो होता है यानी उम्र से कोई बड़ा नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उम्र में बड़े होते हैं लेकिन उनके पास बुद्धि विवेक की कमी होती है, उनमें परिपक्वता की कमी होती है। इसीलिए यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि छोटी बहू जो है भले ही उम्र में हम लोगों से छोटी है लेकिन बुद्धि में, अक्ल में हम लोगों से कहीं ज़्यादा बड़ी है, समझदार है, तो उसकी समझदारी, उसकी बुद्धिमत्ता का हमें लाभ उठाना चाहिए, उसकी योग्यता का लाभ उठाना चाहिए, हमें उससे ज्ञानार्जन लेना चाहिए और अपने इस परिवार में अच्छी अच्छी चीज़ों का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो उसकी जो उम्र है भले ही छोटी है लेकिन हम लोगों से वो कहीं ज़्यादा बड़ी है। फिर आगे यहाँ पर कहते हैं कि बेटा यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सभी इसकी डालियां हैं, डालियों से ही पेड़ है, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। यहाँ पर दादाजी यही कह रहे हैं कि दादाजी चूँकि लेखक ने बार बार जो है ये पंक्तियाँ यहाँ पे दी हैं कि कहीं जो है वटवृक्ष से उनकी तुलना की है, कहीं दादाजी जो है अपने पूरे परिवार को वटवृक्ष के समान मानते हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि दादाजी अपने परिवार को वटवृक्ष के समान मान रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पूरा जो संयुक्त परिवार है मेरा वो ये वटवृक्ष के समान है और हम सब इसकी डालियां हैं। यानी जो अलग अलग जो डालियां हैं वो हम सभी एक सदस्य हैं इस परिवार के, और इस डाली जो पेड़ है वो डालियों से पेड़ है और पेड़ से डालियां हैं। यानी परिवार जो है वो सदस्यों से बनता है और सदस्यों से ही परिवार बनता है। ठीक है, तो परिवार का हर एक जो सदस्य है वो इम्पॉर्टेंट होता है, यानी उस पूरे पेड़ की हर एक डाली इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक छोटी डाली हो चाहे बड़ी डाली हो, उसकी जो इकट्ठा जब एकजुट हो जाते हैं तभी वो छाया बनाती है। पूरा एकजुट होने से ही छायादार बनता है वो पेड़, फलता फूलता है, उसके फल आते हैं। तो यही बात दादाजी अपने संयुक्त परिवार के संबंध में भी कह रहे हैं कि हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सभी जो है वो महत्वपूर्ण है, सभी की अपनी इम्पोर्टेंस है, सभी जो है वो उसकी ज़रूरत है। तो हम बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि आप छोटी बहू का अनादर कीजिए और छोटी बहू को उसका सम्मान दीजिए, उसके काम को बांट लीजिए और उसको पढ़ने लिखने का समय दीजिए, उसकी बुद्धिमत्ता और उसका फ़ायदा उठाइए, इस परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। ठीक है, ये सारी बातें दादाजी पूरे परिवार को समझाते हैं। फिर लास्ट है बच्चों 68 पेज पर, यहाँ पर पूरी कथा समाप्त हो जाती है एकांकी की। यहाँ पर बेला का कथन है कि भावावेश के कारण रूधे हुए कंठ से दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहना चाहती है बेला कि ये बात तो सही है कि दादाजी की ये विचार हैं कि पूरा जो पेड़ है वो छायादार बना रहे, कोई भी डाली जो है उससे टूटे ना, लेकिन
क्या ऐसा वो चाहेंगे कि ये पूरी जो वृक्ष की जो कोई भी एक डाली है वो वृक्ष पर लगी तो रहे, एक वृक्ष के साथ तो रहे, लेकिन वो सूख जाए, किसी भी कारणवश वो सूख जाए, तो क्या आप ऐसा चाहेंगे? यहाँ पर दादाजी से एक प्रश्न वो कर रही है और इसका भाव यही है कि क्या इस पूरे परिवार को, जब आप चाहते हैं कि इस पूरे परिवार में सभी एकजुट होकर के रहें, आपकी जो परिवार का जो पूरा सभी जो सदस्य हैं वो अलग ना हो, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि कोई भी एक सदस्य जो है इस परिवार में रहते हुए भी अपने आप को अलग महसूस करे, अपने आप को अकेला महसूस करे और धीरे धीरे वो जो है वो अपने आप को उस परिवार से अलग होते होते ऐसा हो कि एक समय ऐसा आए कि वो पूरी तरह से टूट जाए, यानी परिवार से पृथक होते होते अपने आप की हीन भावना से ग्रसित हो जाए और अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप चाहेंगे कि वो धीरे धीरे वो पृथक होता ही चला जाए, अलग होता ही चला जाए? कहने को तो है कि ये पूरे परिवार का हिस्सा है वो सदस्य, पूरे परिवार, लेकिन वास्तव में वो अकेला रह जाएगा। तो क्या आप ऐसा चाहेंगे कि वो दुखी रहे, वो परेशान रहे? तो यहाँ पर बेला के इस कथन के माध्यम से लेखक यही समझाना चाहते हैं कि हमारे जो पूरा संयुक्त परिवार में जो सभी सदस्य हैं वो सबकी इम्पोर्टेंस होती है, तो सभी सदस्यों से मिलकर के ही पूरा परिवार बनता है, ठीक है। और परिवार के सभी सदस्य जब खुश होते हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, तभी जो है वो संयुक्त परिवार जो है वो खुशहाल परिवार कहलाएगा। और पूरे परिवार में दादाजी जैसे एक समझदार मुखिया का होना भी आवश्यक है, जो कि अपने परिवार को एकजुट करके रख सके, सबका ख्याल रख सके, ठीक है। तो यहाँ जो बेला है उसकी भी समझदारी है, वो भी समझती है इस बात को, और वो इस बात को, चूँकि वो पढ़ी लिखी है, बुद्धिमान है, तो इस बात को समझती है कि हमें कैसे एडजस्ट करना है इस जगह पे। लेकिन कहीं ना कहीं एक गलतफहमी हो जाती है, चूँकि वो पढ़ी लिखी है तो घर के परिवार के लोग भी उसे गलत समझ लेते हैं और वो भी घर के लोगों को गलत समझ लेती है। तो एक कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ आ जाती है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। तो बड़ी से बड़ी समस्या हो, छोटी से छोटी समस्या हो, लेकिन अगर आपसी समझ है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान संभव है, ठीक है। तो लेखक जो है संयुक्त परिवार की जो महत्वपूर्णता है उसको ही इस एकांकी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स थे उसकी एक्सप्लेनेशन, और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी, पूरी कथा वस्तु समझ में आ गई होगी, और कुछ जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको बताए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स आप किस ढंग से लिख सकते हैं इसके संबंध में भी जानेंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।